So, how are you? Fine. What's your good name? Name बताइए. विकास कुमार गुप्ता. Lakshita. From where? Where from? Okay. So you are from Udaipur. Wow. Good. I think Lake City. है ना? City of lakes, ना? Udaipur. And you? बिहार से. कहाँ से? Sivan. Don't tell me Sivan. So, how is Sivan now? Still वैसा ही है या कुछ reform? Okay. So you have seen some videos. Yeah. So you have seen some videos. Okay. You, Lakshita, YouTube पे. तो आप उसके बाद ही आए हो? मतलब वो YouTube पर वीडियो देखने के बाद ऐसा. ओके. आई थॉट कि शायद आपका डायरेक्ट एडमिशन है. ओके. सो अभी यू बोथ आर सेटल्ड इन दिल्ली हो गए हो कि पहले से दिल्ली में रह रहे थे? अच्छा, मतलब आप लोग पहले से रह रहे थे तो दोनों फ्रेंड्स हो? अच्छा, फिर तो ठीक है, अच्छी बात है. ठीक है. सी, एज यू नो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोशियोलॉजी क्लास फ्रॉम टुडे एंड सी बाकी तो बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बट जैसे जैसे फिर एडमिशन होते जाएंगे है ना. ऑनलाइन तो हमारे स्टूडेंट्स हैं बट वही है, ऑफलाइन है अभी. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. हम तो स्टार्ट कर रहे हैं ना. विल सी कि कितने स्टूडेंट्स हैं बट क्लास जब एक बार स्टार्ट हुई है तो क्लास स्टार्ट ही रहेगी. ठीक है ना. और ऑब्वियसली आई विल टेक 5 days क्लास इन अ वीक. ठीक है, मंडे टू सैटरडे. ठीक है, उसमें रहेगा. बाकी जो चीजें हैं वो मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके बता देती हूँ कि क्या क्या बेसिकली हमारे फीचर्स होंगे क्लासरूम के जो आप डेफिनेटली जानना चाहते होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टुडे फ्रॉम टुडे विल स्टार्ट आवर क्लास सोशियोलॉजी. देन उसके बाद when you will feel that ki now we are okay with the test or some papers, so I will take your test. Just like first of all I will take some classes like week, 15 days, 20, 1 month after. फिर then जब आप बोलोगे कि yes ma'am we are ready, और भी जब स्टूडेंट्स होंगे बहुत सारे बच्चे अभी एडमिशन में कुछ ये कुछ कह रहे हैं कि प्रीलिम्स एक बार हो जाए, देन उसके बाद कुछ बच्चों को ऑप्शनल चेंज करना पड़ता है, समटाइम ये प्रॉब्लम रहता है. तो मतलब मेन जो गैदरिंग होगी आई थिंक वो 16 जून के बाद ही होगी. ये तो आप भी समझ कर चलना. बट ये शॉर्ट एंड श्योर है कि एक बार वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लासेस तो क्लास विल नॉट स्टॉप. दैट्स क्लियर, दैट्स ट्रू. ठीक है, वो एकदम आप क्लियर रखना एकदम माइंडसेट में. लास्ट ईयर व्हेन वी स्टार्टेड आवर क्लासेस, सो वेरी फर्स्ट डे आई रिमेंबर दैट I think one student was there only, Shubham the name, और एक ही लड़का था and we started the class and उसके बाद you won't believe कि मतलब 20 to 25 students were there in classroom and उसके बाद 30 to 35 students were in online. ठीक है, तो एक बार जब जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट होती है उसके बाद अच्छा नाउ you are taking demo class or some like a demo, मतलब you haven't taken admission है ना. अभी तो आपने एडमिशन नहीं लिया. ओके, सो यू आर टेकिंग सम डेमो क्लास. ठीक है, उसके पहले आप मुझे बता दो व्हाट यू हैव डन. आपने क्या किया है? व्हाट वाज योर स्ट्रीम, सब्जेक्ट्स? ओके, सेकेंड ईयर चल रहा है. ओके, इग्नो से मतलब ओपन यूनिवर्सिटी आप ले रहे हो तो ठीक है. तो पीसीएम फिर देन मतलब यू स्विच्ड ऑफ हाँ पर हर साइड. हाउ, क्यों, कैसे, ये कैसे हुआ? अच्छा, तो ओके सो मतलब फिर डेफिनेटली तुमने आईआईटी भी दिया होगा? नहीं, जेई मेंस दिया था. सो व्हाट वाज द रिजल्ट? व्हाई, क्यों? अच्छा, ओके, मतलब दैट्स नाइस. मतलब एनआईटी तो बहुत अच्छा मिल ही गया होगा. अच्छा, बस मेंस. हाँ, तो मेंस की बात तो कोई ना कोई एनआईटी. अच्छा, वही मैंने कहा ना कि अगर मेंस निकला तो डेफिनेटली हाँ तो एडवांस तो कह रहा हूँ फिर. ओके, तो मतलब फिर उसका स्विच किया. मतलब ये बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं एकदम मजबूत इरादा है कि मतलब यूपीएससी करना है और यस आई विल डू इट. नहीं ठीक है, वेरी गुड. अब मतलब अगेन शुभम ना
विकास विकास। तो अगेन विकास ना उस बात को प्रूव करेगा कि मतलब हाँ कि मतलब साइंस साइड के बच्चे और इंजीनियर जो हाँ तो वही लोग ही एक्चुअली यूपीएससी के लिए बने हैं ना। नहीं नहीं दैट्स अ नाइस थिंग। एंड यू लक्षिता? ओके गुड गुड। ओके सो फिर नीट अच्छा मतलब सोचा ही नहीं बस पीसीबी था देन एंड फिर आप स्विच कर गए। ओके 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 एंड देन अच्छा अच्छा मास्टर्स ओके विच ओके सोशियोलॉजी वेरी गुड बहुत अच्छी बात है। ओके गुड ये बहुत अच्छा लगा मुझे एटलीस्ट मतलब वेरी फर्स्ट डे की क्लास से और मतलब मुझे इतना अच्छा लगा सुनकर कि एटलीस्ट स्टूडेंट्स मतलब मैं यही चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट सीरियस है ना एक्चुअली उन्हें यही करना चाहिए। अगर देखो आप यूपीएससी के लिए सीरियस ठीक है आपका माइंड सेट है कि ठीक है चलिए आपको मतलब यूपीएससी करना है तो ठीक बात तो है फिर क्यों हम जबरदस्ती कॉमर्स में साइंस साइड में। बल्कि मुझे तो लगता है अभी लाइक आपको कुछ फील हो रहा होगा कि इससे बेटर था कि मैं 11th 12th भी ह्यूमैनिटीज से होता तो शायद बेसिक और भी क्लियर होता है ना डेफिनेटली और भी अच्छा होता बेसिक जो होता वो और भी अच्छा होता तो डेफिनेटली वो चीज है। बट अभी भी आप कुछ लेट नहीं हो बहुत अच्छा किया। इसमें क्या होता है कि आपकी जो एक ग्राउंडिंग है मतलब जो ग्राउंड लेवल आपकी स्टडी है वो बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा जब आप कॉलेज में भी जैसे आप लोग बता रहे हो कि पीजी या जो भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया अगर आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है तो उनका ना ग्राउंड आपका बहुत क्लियर होगा। जैसे लाइक यू आर सेइंग कि यू आर परसुइंग विद सोशियोलॉजी तो आप इसमें ना उसका बेनिफिट यू विल गेट दैट बेनिफिट डेफिनेटली ये बिल्कुल फिक्स है क्योंकि आपको पता है कि जो कॉलेज के पेपर्स होते हैं लगभग बिल्कुल उसके हाँ यूपीएससी का जो पेपर होता है ऑप्शनल का बिल्कुल जस्ट लाइक दैट। एंड दूसरा जो आपको बेनिफिट मिलेगा कि यू हैव दोज बुक्स तो वो जो एक होता है जैसे लाइक इग्नू तो मतलब एक्चुअली ऑलवेज आई सजेस्ट कि ना आप इग्नू के नोट्स पढ़ें। लास्ट वीडियोस भी है मेरे जिससे मैंने बोला कि अगर आप चाहते हो कि सोशियोलॉजी का बहुत सिंसियर हो तो बिल्कुल आपको जो नोट्स है वो भी इग्नू के पढ़ने चाहिए। तो तुम तो वही मतलब कर रहे हो तो बस एक जैसे कहते हैं फॉर्मेलिटी है आपके लिए कि हाँ एक क्लासरूम होना चाहिए। एक्चुअली यू वांट टू प्रॉपर गाइडेंस यू वांट टू दैट रूटीन कि हम ना अपनी रूटीन में उन चीजों को नहीं पढ़ पाते हैं बेसिकली है ना कि आप कर सकते हो यू कैन डू इट आप बहुत सिंसियर हो बिल्कुल सब कुछ है। बट ना हम ना रूटीन में अगर हमको कोई बोले कि चलो ठीक है कि आई हैव टू स्टडी 2 hours मतलब तो वो नहीं होता है। हाँ बट एक व्हेन वी जॉइन द क्लासरूम यानी क्लासरूम और कोचिंग तो हमें ये श्योरिटी होती है कि चलो ठीक है कि लाइक 1 2 3 और मे बी अदर टाइम इफ वी विल फिक्स मतलब अगर उसके बाद जैसे कि लाइक कभी हम मॉर्निंग टाइमिंग करते हैं तो दैट विल सूट यू कि नहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आई थिंक आप और भी कई क्लासेस ले रहे हो बच्चों ओके सो फॉर ऑप्शनल है ना। हाँ तो फिर बहुत अच्छी बात है तो जैसे हो सकता है मे बी आगे फिर और भी स्टूडेंट्स आएंगे ऑनलाइन को तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है तो हम 8 से लाइक अपनी क्लास रख सकते हैं 8 to 10 तो बहुत अच्छा होता है कि मॉर्निंग से आए समर सीजन भी अभी एंड माई सिलेबस विल टेक सम 3 to 4 months शॉर्ट एंड श्योर। आप लास्ट भी मतलब अगर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे आप कभी उनसे बात करें डायरेक्टर सर से बात करें तो आपको पता चलेगा कि 4 months के अंदर अंदर मैडम ने अपना सिलेबस फिनिश कर दिया था। सबसे बड़ा इश्यू ऑप्शनल के साथ यही है कि ऑप्शनल टाइम पर फिनिश होना चाहिए। सपोज दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लासेस फ्रॉम टुडे सपोज दैट तो आगे आप काउंट कर लो तो जून टू जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर लास्ट 10 to 12th of October आपकी क्लास फिनिश विथ ऑल टेस्ट पेपर्स वीकली टेस्ट नोट्स सेंशनल टेक्स्ट जो भी है एवरीथिंग सब कुछ आप उसमें मिला लो वो सारी चीजों के साथ 4 to लास्ट अगर हम बात करें 15 days मोर लाइक कुछ प्रैक्टिस सेट्स के लिए या कुछ वैसा लाइक या आपके डाउट सेशंस के लिए कि चलो मैम पूरा सिलेबस हो गया ना हमें डाउट सेशन एक चाहिए 10 to 15 days का तो वो तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने दिन का चाहते हो वो आपकी इच्छा रहेगी। पर फ्रॉम माय साइड जो मेरा सिलेबस होगा वो तो आप बोलते हो कि 1 महीना डाउट सेशन रखना है वो वीक में 3 बार रखना है तो वो ठीक है हम देखेंगे। बट मेरा जो सिलेबस है 3.5 और समथिंग 4 months के अंदर पूरा फिनिश हो ठीक है विदाउट एक भी टॉपिक को छोड़ विदाउट। अच्छा लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको जैसे हम विल टेक बाइलिंगुअल क्लासेस और जो नोट्स होंगे पीडीएफ होंगे हैंडआउट्स होंगे जो भी वर्क होगा दैट विल बी इंग्लिश ठीक है वो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट टाइम भी बच्चों ने यही बोला था कि ये ठीक रहता है मैम उसमें क्या होता है कि डिस्कशन के लिए हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है जस्ट बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द बच्चे अभी भी नॉर्थ इंडियंस है
तो उन्हें लगता है कि एटलीस्ट डिस्कशन हमारा आपके साथ बहुत अच्छा हो जाए, और बाकी नोट्स तो आप हमें हैंडआउट जो प्रोवाइड करा रहे हो वो तो सारे के सारे इंग्लिश में ही होंगे, है ना। तो वही चीज है, तो ये अच्छी बात है। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी बात है कि जो बच्चों को बता दीजिए फर्स्ट क्लास में, क्योंकि उनको सबसे बड़ा जो टेंशन होता है, जैसे लाइक बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, वो बताते हैं कि वी हैव टेकन क्लासेस बट मैम अभी तक भी क्लास फिनिश नहीं हुई, 9 मंथ्स हो गए, 10 मंथ्स हो गए, 1 ईयर हो गया है, बट अभी तक भी। एंड उसके बाद फिर ना कोचिंग उसको कराने से भी मना कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब इस चीज में बिलीव कीजिएगा, सबसे अच्छी बात है मलूका आईएएस में कि आपको ना सिलेबस जितने हैं ना वो सारे के सारे कंप्लीटेड मिलेंगे 1 ईयर। मतलब जो नाम है वो गलत नहीं है इनका नाम सर का, तो 1 साल के अंदर जीएस का। और जैसे हमारे साथ मतलब लाइक समटाइम हम छुट्टी भी करते हैं 2-4 दिन की, तो ऐसा कभी तबियत भी खराब हो तो भी सर हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अगर मैं मेडिसिन लेकर भी आप आ सकते हो तो प्लीज एटलीस्ट 2 घंटा बच्चों को पढ़ा दो, 2 नहीं तो 1 घंटे की क्लास लो, जैसे बच्चों का लॉस होना चाहिए। और यही होगा, बच्चों तबियत खराब है, जब तक कि कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है नहाने की, तब तक ऐसा कभी नहीं होगा कि क्लास आपकी बंक हो रही है। ये बिल्कुल मेरा प्रॉमिस है, बिल्कुल फर्स्ट डे है, रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल मेरी गारंटी है आपको। ऐसा कभी नहीं होगा कि बेमतलब आचरण नहीं आना। हाँ, इधर हो सकता है कि हम कुछ क्लासेस करते हैं और एक बार हो सकता है कि कुछ बच्चे जैसे एडमिशन के लिए आ रहे हैं आफ्टर 16, तो हम ये कर सकते हैं कि कुछ जैसे लाइक वीक में 3 डेज 4 डेज की क्लासेस हम अभी भी कंडक्ट कर लेंगे, और आफ्टर 10 to 20 डेज पूरे 5 डेज की क्लासेस हम लोग अपनी कंडक्ट करेंगे। और अगर अभी भी हमें कोई इशू नहीं है, अगर आप लोग भी हो और भी बच्चे आए नहीं आए, एक बार प्लान सेट हो गया तो हम पूरी 5 डेज अपनी क्लासेस रन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है विकास एंड लक्षिता, ठीक है, अभी इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अच्छा, नाउ यू नो द सिलेबस, आपको सिलेबस पता है कि नहीं पता है। इफ हाँ, अगर आपने वीडियो देखा है तो फिर आई थिंक आपको सिलेबस वगैरह पता होगा, उसमें मैंने सिलेबस वगैरह बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि हम दोबारा फिर से वही चीज जो है डिस्कस करें, है ना। हाँ, बट बिफोर दैट वही है कि आपको पता है बाकी तो छोटी छोटी सी चीजें, जैसे आपको पता है कि इन एवरी ऑप्शनल देयर आर 2 पेपर्स, है ना, ये तो सबको पता है ना, एवरीवन नोस। तो उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2, ऑलवेज पेपर 1 जो होता है ऑलवेज संजू भैया पानी दे दीजिएगा। तो ऑलवेज इस बात को एकदम कीप इन माइंड, पेपर 1 जब भी होगा बच्चों, ठीक है, वो ऑलवेज जो होगा एक ट्रेडिशनल पेपर होगा, ऑलवेज कीप इन माइंड, है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए। बस हमें ऑप्शन में यही चीज रखनी है कि हर जो कॉन्सेप्ट है, एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो हमें विशुद्ध क्लियर, हमेशा हमें क्लियर करके चलना है। तो पेपर 1 जो होगा वो आपका ट्रेडिशनल, एक तरीके से जिससे आप इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से वर्ल्ड सोशियोलॉजी, यू कैन से, ठीक है, आपकी समझ के लिए आप समझ लो कि दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड सोशियोलॉजी। तो जिसमें हम ये बात करते हैं इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, है ना, हाउ मॉडर्निटी केम इन यूरोप, है ना, हम इन सारी बातों की बात करते हैं। लाइक वी हैव टू रीड सम थिंकर्स, 6 thinkers are there in your syllabus in paper 1, so we have to read them, we have to study with them। तो इस तरीके की चीजें, फिर सम लाइक वर्ड सोशियोलॉजी, वर्क इकोनॉमी, है ना, पॉलिटिक्स, तो सारी चीजें जिसमें हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है ना। तो अब वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों, क्योंकि हमें ये पता करना है सबसे पहले कि इतना बड़ा सब्जेक्ट आया तो आया कैसे, हाउ सोशियोलॉजी केम, मतलब उसका इमरजेंस कैसे हुआ, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि सोशियोलॉजी को कभी एक सब्जेक्ट पहले माना ही नहीं जाता था, उसे काउंट ही नहीं किया जाता था, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये माना जाता था कि सोशियोलॉजी कोई स्टडी के लिए कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना, इसकी कोई टीचिंग्स थोड़ी ना हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, ऑल अबाउट द हाउसहोल्ड्स एंड फैमिली एंड मैरिज सिस्टम एंड किनशिप सिस्टम, दैट्स इट, एक्सेट्रा, कुछ एक दो चीजें और आगे। तब इन जैसे कि अभी भी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये डिलेमा है या ये थॉट है कि सोशियोलॉजी, मतलब सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना। जैसे आपसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका बैकग्राउंड ही ऑलरेडी वो है, तो आपको जिसे कहते हैं ना कोई भ्रमित नहीं कर सकता। पर बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे वांट टू ज्वाइन, कि हाँ मतलब सोशियोलॉजी ज्वाइन करें, बट उन्हें ना और अदर एक्सपीरियंस बोलते कि कोई पढ़ने की चीज है, क्या पढ़ना है, मैरिज के बारे में पढ़ोगे, हाँ फैमिली के बारे में पढ़ोगे, किनशिप के बारे में पढ़ोगे, ये सब कोई पढ़ने की चीज होती है।
कि मतलब मैरिजेस के टाइप्स हो गया, ये सारी चीजें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर आप जानते हो, यू नो द सिलेबस कि व्हाट इज सोशियोलॉजी, कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो पॉलिटिक्स को समेटे हुए, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स आता है, फिलोसफी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, समवेयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, एवरीथिंग अगर आप देखोगे तो सब कुछ। एंड आई थिंक कि मतलब सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, शायद ठीक है कि मतलब हम लोग की एक हैबिट है थोड़ी सी, जो मुझे लगता है कि मतलब सॉरी, हाँ माइंड मत कीजिएगा, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारी कंट्री में इस एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी के लिए बच्चे जब भी ऑप्शनल को सिलेक्ट करते हैं ना, वो टू गेट द मार्क्स सिर्फ, तो उन्हें लगता है कि सिर्फ मार्क्स लेने हैं। और शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो ना तो एस्पिरेंट समझ रहे हैं ना अकेडमीज या मेंटोर्स उन्हें समझा रहे हैं कि आप ना सिर्फ मार्क्स लेने के लिए ऑप्शनल मत लो, आप सबसे पहले ऑप्शनल वो लो जिसमें थोड़ा आपका इंटरेस्ट आपको लगता है, और दूसरी चीज कि जिसके साथ आपको ये फील हो कि हाँ लाइफ में भी आप कुछ अचीव कर सकते हो। एंड आई थिंक कि सोशियोलॉजी वो वन एंड ओनली सब्जेक्ट है कि जो लाइफ में आपको आपकी लाइफ कैसी होगी ये उसके बारे में आपको बताने का काम करता है। तो ना आप ना सिर्फ मार्क्स के अकॉर्डिंगली मत सोचो कि हाँ 500 का पेपर है और उसमें से मुझे इतने मार्क्स आए तो मेरे मार्क्स किसमें बेटर आ सकते हैं। फिर ऐसे देखा जाए तो फिर हिंदी लिटरेचर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है भाई, बहुत शॉर्ट सिलेबस है, उसको ले लो। हाँ, फिर तो फिलोसफी ले लो। लेकिन वही बात है ना, फिर आप तुरंत क्या कहते, नहीं मैम उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं। तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को चेक कर लो, ठीक है, हमारा किसमें इंटरेस्ट है। मतलब अगर विदाउट स्टडी किए भी सपोज मेरे सामने अगर कोई पेपर आता है तो ना मैं क्या देखूंगी, आई वुड लाइक कि हाँ इसमें बिना पढ़े भी ना मैं इसमें क्या कर पा रही हूँ, एम आई अनेबल और नॉट, एम आई एबल और नॉट, कि मतलब अच्छा अगर मेरे सामने रखा गया है, अगर मुझसे पूछा गया है कि प्रॉब्लम्स ऑफ पैट्रियार्की, तो मतलब मुझे ये लग रहा है कि हाँ मैं कहीं ना कहीं टच हूँ, मैं समवेयर कहीं ना कहीं से टची फील कर रही हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे सामने हिस्ट्री का कोई रखा गया क्वेश्चन पेपर, तो मैं उससे बिल्कुल भी टची फील नहीं करूंगी। तो सबसे पहले ना इस बात को चेक एंड मेजर कीजिए कि अगर आपके सामने 2-3 साल पहले का कोई पेपर रखा जा रहा है तो आर यू एबल और नॉट, और तब देखिएगा आपका माइंडसेट अगर बोलता है कि नहीं इसमें मेरा कुछ ना कुछ हो पा रहा है, तो वो तरीका। तो इसे आप दोनों बच्चे हैं फिलहाल, बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कि आप भी सोशियोलॉजी भले आपने लिया हुआ, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आपको सिर्फ मार्क्स नहीं लेना है बेटा, आपको ना इसे सीखना है। यू शुड हैव टू लर्न दिस सब्जेक्ट, एंड तब आप इसको जस्टिफाई कर पाते हैं, एंड देन आपको फिर मार्क्स की भी चिंता नहीं रहती है। जब आपने इसको प्रॉपरली सीखा है ना, अपना इंटरेस्ट रखा है, तो आप मेरी बात को नोट डाउन कर लीजिए, आपको मार्क्स के लिए भागम भाग करने की जरूरत नहीं, मारामारी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस चीज को आप इंटरेस्ट के साथ करते हो ना बस उसको करते चले जाते हो। तो पहली क्लास में वेरी फर्स्ट डे आप सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इसीलिए उसके लिए मस्ट क्या है, आप स्टूडेंट्स के लिए मस्ट ये है कि आप स्टूडेंट्स एवरी डे मेरे साथ डिस्कस कीजिए। आप सिर्फ ब्लैंक होकर मत बैठिए क्लास के अंदर, ठीक है। आपको पता होगा कि नेक्स्ट डे टॉपिक क्या है, क्या आप मैम लेंगे या मैं आपको बताऊंगी कि देखो आज वी हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक एंड टुमारो वी विल टेक दिस टॉपिक, तो आपको पता होगा, ठीक है। आप ना उसके ऊपर अपना कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन लेकर आइए, उसको गैदर करके आइए, सोच के आइए, एक परफॉर्मा बनाइए कि हमें इसके ऊपर क्या बात करनी है, समझ रहे। अगर आप मतलब बिल्कुल ये सोचेंगे ना ये क्लास है और हमें जाना और सिर्फ लेक्चर लेना है, तो सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। मुझे लगता है यूपीएससी में कोई भी टॉपिक कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ऑलवेज ना इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, नॉलेज गैदर कीजिए, डेली न्यूज़पेपर रीड कीजिए, पढ़िए अच्छे तरीके से, देखिए एडिटोरियल, जैसे लाइक आज ही का एडिटोरियल है। अब आज ही का एडिटोरियल है जो बिल्कुल सोशियोलॉजी से कनेक्टेड है, आज का ही एडिटोरियल है, आई थिंक द हिंदू में या हिंदुस्तान टाइम्स में किसी में, कि मैं मॉर्निंग में भी क्लास लेकर आ रही हूँ नोएडा से, तो वही बच्चे बता रहे थे, तो मेरी क्लास चल रही है इंडियन सोसाइटी, तो दे वर टेलिंग मी कि मैम देखिए आप देखो पढ़ा रहे हो, और देखिए वही बात है कि इलेक्शन आपको पता है कल ही सेरेमनी हुई है, इलेक्शन अभी सब सेटल डाउन हुए हैं, तो बता रहे थे कि विमेन का रोल क्या रहा, तो विमेन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब विमेन वोटर्स भी जो है वो अवेयर हो गए, है ना। पहले ये होता था कि भाई उसमें भी एक पैट्रियार्की होती थी, हस्बैंड ने बोला, फादर ने बोला, ब्रदर ने बोला, बस साइकिल लहा कराना है। पर अब आपको पता है कि अब फीमेल बहुत अवेयर हो चुके हैं, और अब उनका अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अगर मुझे दिस पार्टी को वोट करना तो दिस पार्टी, दैट पार्टी मीन्स दैट पार्टी।
तो वो वाला है। तो उसमें वही बताया गया कि देखिए अब मतलब ये जो विमेन वोटर्स आ रहे हैं, क्या ये कल और भी ज्यादा कंट्री को बदलेंगे? तो डेफिनेटली, क्योंकि अब वो विमेन जो है, विमेन आर एजुकेटेड ना हो यार, सीधी सी बात है। अब एजुकेटेड है तो अपने डिसीजन मेकिंग भी वो हाँ कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें, तो एक सेकंड आप एक तो फर्स्ट तो डिस्कस कीजिए बच्चों मेरे साथ क्लास के अंदर, मेरी और आपकी क्लास, यहाँ पर और कोई नहीं हमारे बीच में, ठीक है ना? चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट है चाहे आप है ऑफलाइन, मैं और आप हमारे बीच में है चीजें। आप गलत बोलते हैं नो इशू, सही बोलते हैं नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि पता नहीं हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, फिर भी कीजिए उन बातों को, फिर भी पूछिए कि मैडम इसके पीछे अच्छा क्या है, ये चीज क्या है, मैडम आपका क्या हुआ, हमारा क्या, बिल्कुल उस बात को डिस्कस कीजिए। आपस में भी, आप स्टूडेंट से और भी स्टूडेंट्स आएंगे, आप आपस में भी डिस्कस कीजिए, जैसे इसमें आपका क्या भी हुआ, तुम्हारा क्या भी हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हो तो सबके साथ कोई एक लाइक आपको पहले से फ्रेंड्स, तो आप दोनों इस मामले में आपस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। जैसे मैडम ने आज बताया कि मॉडर्निटी नहीं हो, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तुम्हें क्या लगता है? और क्या इंडिया की जो मॉडर्निटी है क्या यूरोप की मॉडर्निटी से कहीं मैच करती है क्या? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत कम फैकल्टीज फर्स्ट डे की क्लास में इन चीजों को डिस्कस करते हैं। एंड मुझे लगता है कि जो फर्स्ट डे की क्लास होती है दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन क्लास, है ना, इंट्रोडक्टरी क्लास, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है। डेफिनेटली वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस, उसके लिए तो हम यहाँ गैदर ही हुए। सिलेबस तो पढ़ना ही है बेटा, आप भी उसके लिए आए हो, मुझे भी पढ़ाना है, मैं भी उसके लिए यहाँ पर पोजीशन में। बट उसके पहले जरूरी कि बच्चों को वो बातें जो हम आगे उनके साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मतलब एक बारी जब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो अब इसमें टीचर को भी लगता है कि हम फास्ट मोड में सिलेबस को ही आगे बढ़ाएं। जब आप चाहते हो बिना कि हम कुछ डिस्कस करें तो हमें लगता है ओके बेटा थोड़े दिन बाद, 2 दिन बाद, सैटरडे कॉन फ्राइडे, तो वो चीज चलती है। तो इससे मुझे लगता है कि ओरिएंटेशन क्लास जब भी हो तो हमें वो सारी चीजें स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेनी चाहिए, एकदम कूल काम मूड में, ताकि एक बार स्टूडेंट सारी चीजों को समझे। तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है ना? एकदम ये बात को बिल्कुल क्लियर रखना अपने माइंड के अंदर। तो थर्ड जो आपके लिए वो है एनसीईआरटीज। कोई नई बात नहीं है कि मैं कोई आपको बहुत नई बात बता रही हूँ, बट एक्चुअली इट इज माय ड्यूटी, है ना, तो टेल यू एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पता है बच्चों को। आप वो सारी चीजें करते आ रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि 1 ईयर से आप यूर दिल्ली, तो ऑब्वियसली आप उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी इट्स माय ड्यूटी की फर्स्ट डे की क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है, तो मुझे आपको बताना चाहिए। तो दूसरा आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना बेटा, 11th एंड 12th। आपको पता है 9th 10th का इसमें कोई रोल नहीं, ठीक है ना, क्लियर कर लीजिए। तो आपने पढ़ा, यू रेड? अब भी नहीं पढ़ा भाई? हाँ, अब ये भी जवाब दो फिर, क्यों क्यों नहीं पढ़ा? टाइम नहीं मिला और ध्यान नहीं दिया? अच्छा ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है, मतलब ये कह लो कि अपने कॉलेज के, अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आप लगे रहे। हाँ, बट अब ना हो, देखो वही बात आ गई ना। तो अगर मतलब मैंने भी नहीं बताया होता ये सोच कर, तो शायद हो सकता होता। हाँ हाँ शॉर्ट में, यस यस, बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है, बट बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब लक्ष्य था आपको पढ़ना, ठीक है, 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी प्रॉपर वे में बेटा। देयर आर 2 बुक्स इन 11th क्लास एंड आल्सो देयर आर 2 बुक्स इन 12th क्लास, है ना। देयर आर 4 बुक्स इन एनसीईआरटी, so you have to read, है ना, you must read those books बेटा, just because NCERT prepares our ground, our foundation, है ना, जिसे नींव कहते हैं, वो ना वो बहुत अच्छा रखती है। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, शायद हम सिलेबस में उतना नहीं बता पाते, तो उनको क्लियर करती है, क्लैरिफाई करती है। What is society? What is socialization? What is group? What is institution? What is committee? What is corporation? जैसे छोटे छोटे जो वर्ड्स है जो समवेयर में बहुत परेशान करते हैं, तो उन बातों को ना बहुत अच्छे तरीके से बताती है। व्हाट इज कास्ट, व्हाट इज ट्राइबल, है ना, एक एक चीज को, व्हाट इज रीजन, मतलब सब कुछ, व्हाट इज रिलीजन, है ना, तो सारी चीजों को ना हमने उन सारी चीजों को बिल्कुल बेसिक लेवल पर डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, ये मत सोचिए, हम भी जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि मैडम एनसीईआरटी भी पढ़ा रही है। कोई अच्छे थिंकर की आप बुक उठाते हैं, लाइक आपको लगेगा अच्छा मैडम के इसमें बुक ही कवर हो रहा है डेली। मैं आपको नोट्स भी, मतलब क्लास में ही आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जब तक कि हम नोट्स ना बनाए तब तक मजा नहीं क्लास के अंदर। अब वो एक्चुअली रियलिस्टिक
लगती है कि चीज है जो टीचर लिखवा रहा है ना, और ये होता भी है क्योंकि हम सारी चीजों का मिक्स करके एक बार में आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दे देते हैं। तो नोट्स भी होगा, हैंड आउट भी मिलेगा आपको, सम पीडीएफ भी होंगे आपके लिए, है ना, सब कुछ जैसा होना चाहिए जो आप मतलब इमेजिन करते हो एक क्लासरूम के अंदर होना चाहिए, तो वो होगा। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है कि मतलब सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट और एक मतलब मुझसे जो अभी तक का मेरा मतलब बच्चों का जो मेरे लिए एक तरीके से क्या बोलते हैं जो जैसे क्या बोलते हैं एक जो व्यू रहा है, कुछ भी कह लीजिए, है ना, या उनका कंसर्न रहा है, तो मतलब आई हैव बीन टीचिंग सम फॉर 13 to 14 years इन दिल्ली। तो बच्चों का एक ही वो रहता है कंसर्न कि मैम सोशियोलॉजी में किसी लेडी टीचर से मतलब ठीक रहता है, एंड बच्चे ये कहते हैं आफ्टर क्लास की बहुत मजा आया पढ़ के, एंड मतलब हमारा डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था कि एक लेडी फैकल्टी से हमने पढ़ा, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं ना स्पेसिफिकली इन पेपर 2, तो ना मतलब उनका कहना है कि आई फील दैट ऑल्सो कि मेल टीचर्स आर सम बायस्ड, वो ना जैसे पेट्रियार्की जैसा टॉपिक आता है तो बड़े बायसनेस को शो करते हैं, फैमिली जैसे टॉपिक में वो बहुत बायसनेस शो करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स का कहना है इसी करोल बाग के अंदर कि हमने समवेयर पहले पढ़ा पर मजा नहीं आया, छोड़ के अब आए और आपसे पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने उस बायसनेस को शो नहीं किया, है ना। जो कि मैं विमेन हूँ बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि पेट्रियार्की पढ़ाते हुए मतलब मेरा एक ही काम है कि मैं पेट्रियार्की को उठाऊं उसे हाँ बिल्कुल उसे बुरा बताना शुरू कर दूं। तो मैं ऑलवेज बात करती हूँ लाइक जैसे डायरेक्टली कि पेट्रियार्की को तो हम फिनिश नहीं कर सकते हैं, और ये भी नहीं है मेरा मतलब कि हम मैट्रियार्की नहीं है, क्योंकि देखो जो डिफेक्शन आप पेट्रियार्की में देख रहे हैं कल की डेट में आपको मैट्रियार्की में भी मिलेगा। तो बेटर क्या है बच्चों कि हम बीच का रास्ता निकालें, वही जो गांधी जी का ऑलवेज से कहना है मध्यम मार्ग, तो दैट इज डायरेक्ट। तो ना तो प्रॉपर पेट्रियार्की ना प्रॉपर मैट्रियार्की, सीधी सी बात है, एक गाड़ी के दो पहिए और दोनों को मिलकर अपनी फैमिली को चलाना चाहिए। तो ये चीज बच्चों को अच्छी लगती है कि आई थिंक, और यही यूपीएससी भी सुनना चाहता है। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो वही मैंने बोला कि फर्स्ट पेपर जो रहेगा पूरा आपका ट्रेडिशनल रहेगा बच्चों, एक तरीके का वर्ल्ड सोशियोलॉजी होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थिंकर्स के बारे में। और सबसे अच्छी बात है कि देयर 6 थिंकर्स होंगे, है ना। जैसे आप इसको कंपेयर करते हो ना अदर ऑप्शनल से, अगर ये भगवान तो मतलब ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, अरे पॉलिटिकल साइंस तो मतलब मुझे लगता है बाप रे दूर से ही प्रणाम, इतने थिंकर से कदम कदम पर हर लाइन में थिंकर। बट यहाँ पर पता है सबसे कन्वीनियंट जो बात है वो आपके लिए क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 थिंकर्स, और उसको जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब के वीडियो में बताया कि वी विल डिस्कस इन अ स्टोरी टेलिंग, लाइक जैसे स्टोरी हम आपको टीवी नहीं होगा, आप तो खैर सोशियोलॉजी स्टूडेंट है, चलिए आपका तो कुछ नॉलेज है, ऐसे भी स्टूडेंट्स जो बिल्कुल न्यू है मतलब इस फील्ड में, अगर वो भी आएंगे ना तो टीवी नहीं होगा कि अच्छा कुछ मतलब अच्छा थिंकर्स हो गए, जिसके लिए बच्चे मतलब सोशियोलॉजी को लेने से लगातार डरते हैं। हाँ कि एक फियरनेस है, एक पॉइंट है क्या नहीं लेना चाहिए, और बहुत सारे थिंकर्स है, तो आपको वो चीज भी कहीं फील नहीं होगी। ठीक है, पेपर 2 है पूरा इंडियन सोशियोलॉजी, मतलब इंडियन सोसाइटी इसका नाम है। तो इंडियन सोसाइटी तो बहुत ईजी हो जाता है, बहुत इजी वे में हो जाता है, क्योंकि लगभग जो हम सोसाइटी जानते हैं सब कुछ उसके बारे में, एवरीथिंग, क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, क्या विमेन एम्पावरमेंट है, क्या पैट्रियार्की है, क्या इलेक्शंस है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, एवरीथिंग, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में कहीं सब कुछ, प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग, एवरीथिंग, सब कुछ, क्या वर्क का क्राइटेरिया हमारा, है ना, क्या चीजें, तो सारा का सारा इंडियन सोसाइटी, जैसे आपने जीएस 1 में भी समवेयर कहीं ना कहीं पढ़ा। अच्छा, आपकी बाकी जीएस की क्लासेस कंप्लीटेड? अच्छा, वो आपने कहाँ से लिए बच्चों? अच्छा ओके ओके, ये यही करोल बाग से। हाँ हाँ हाँ, मतलब वही मतलब अच्छा वही मैं बोलूँ। अच्छा, मुझे लगा कहीं रीजनल सेंटर आपने वहां से लिया होगा। ओके ओके, प्रॉपर दिल्ली से ही लिए। हाँ, तो फिर वो तो क्लासेस आपकी कंप्लीटेड है। अच्छा, तो फिर वहां सोशियोलॉजी नहीं है, आप चाहते थे कुछ अलग जगह? हाँ, चाह रहे थे। अच्छा ओके ओके ओके, हाँ दैट इज अच्छा, ठीक है, चलो मेरा लैंग्वेज तो अच्छा, हाँ मैं समझ गई। वैसे नहीं, तभी मैं भी पूछ रही हूँ कि मेरी लैंग्वेज तो आपको क्लियर है ना। हाँ नहीं नहीं, ये पूछना बहुत जरूरी होता है, एक्चुअली उनका तो जो लोकल का होगा हो सकता है वो तो, लेकिन बट कई बार बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ भी कहते हैं कि कुछ टीचर बहुत ज्यादा ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ वैसी बोलते हैं, कुछ बहुत ज्यादा बिहार की बोलते हैं, कुछ बहुत ज्यादा यूपी की बोल देते हैं, तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना।
ठीक, तो सेकंड पेपर आपका क्या होगा बच्चों, पूरा का पूरा इंडियन सोसाइटी। ठीक है, बाकी मुझे आपको सिलेबस बताने की नीड नहीं है क्योंकि यू नो वेरी वेल, एक तो वैसे ही आपका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड है एंड सेकंड मैंने भी उसको यूट्यूब के अपनी वीडियो में बताया है, अगर आपको उस वीडियो को देखना है आप देख सकते हो, है ना, उसको देखकर आप अपना पता कर सकते हो क्या मैडम ने कैसे बताया, कैसे कैसे उसको गो थ्रू करेंगे, कैसे कैसे इसको कवर करेंगे, तो उन चीजों को दोबारा रिपीट करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके पहले मैं मतलब चाहती कि पहला टॉपिक शुरू करूं एटलीस्ट, तो आपसे पूछना चाहती हूँ आपका कोई और डाउट या कोई क्वेश्चन जो आप चाहते हो पूछना, कोई भी ऐसी चीज। एनसीईआरटी को छोड़ के क्वेश्चन। कॉलेज में तो लाइब्रेरी से इशू करके वो वापस से देंगे। हाँ ठीक है, देखो मेरा लक्ष्य तो कहना यही है, अगर यू वांट टू रीड एनी बुक सो प्लीज रीड द एनसीईआरटी ओनली, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि वो बेसिक है। ठीक है, उसके अलावा अगर कुछ और फोकस करना चाहते हो तो न्यूज़पेपर, वापस से वही लोकल बात बिल्कुल, मतलब देखिए बुक्स जो होती हैं, ठीक है, थिंकर्स है, उन्होंने अपने अपने थॉट रखे हैं एंड मुझे लगता है कि बुक भी तब हमें पढ़नी चाहिए जब हमारा एकेडमी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि थिंकर्स जितने भी है ना वो बेसिक थॉट्स नहीं बताते हैं, उनके पास बेसिक थॉट्स नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो थिंकर है। अगर सपोज दैट मैं सोच लूं कि कल की डेट में मैं एक बुक लिखूंगी तो मैं उसमें बेसिक बात नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट वो बात करूंगी। और दूसरा ये कि समटाइम ऐसा होता है कि थिंकर्स हैं बट उनका सिलेबस से कुछ ज्यादा चीजें समटाइम मैच नहीं होती है, आप ये चीज फील करेंगे, बट हम जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा। लाइक मॉडर्निटी इन यूरोप, तो मॉडर्निटी एंड यूरोप ही डिस्कस होगा, फिर उससे कनेक्टेड इंडियन सोसाइटी कैसे रही वो डिस्कशन होगा। एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी तो एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी ही होगा, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो इसलिए अभी ना देयर इज नो नीड टू स्टडी एनी थिंकर्स। ठीक है, अभी स्टिल अभी आप जो है सिर्फ और सिर्फ रीड द एनसीईआरटी बुक्स। आज ही से अगर आप कोई लक्ष्यता काम शुरू करना चाहते हो तो परचेज द एनसीईआरटी एंड स्टार्ट रीडिंग, बस दैट्स इट। न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़िए, देखिए उसमें क्या चीजें कैसे बताई गई हैं उसको देखिए, कोई डाउट है मेरे पास से कराइए। यहाँ पर जैसे जैसे मेरी क्लास शुरू हो रही है तो वैसे भी आपके पास सोचने समझने के लिए समय ज्यादा नहीं रहेगा, आपको पता है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उससे मैं ही आपको टॉपिक दूंगी, कुछ प्रैक्टिस के लिए 2-3 दिन बाद क्वेश्चन दूंगी, तो आपके पास वैसे ही अपना काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए और कोई क्वेश्चन विकास, तुम्हारा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो आराम से, क्योंकि मैंने बोला ना एक का पहली ही क्लास होती है कि जिसमें हम बहुत कुछ हाँ पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वरना तो फिर वही लगेगा कल से कि हमने स्टार्ट किया और बस सब सिलेबस स्टार्ट हो गया, तो टीचर को भी लगता है रुका ना जाए। ठीक है, तो चलिए अब देखिएगा ऑब्वियसली जो ट्रेडिशन है, सम टीचर्स कभी कभी सेकंड पेपर पिक करते हैं, बट आई ऑलवेज पिक फर्स्ट पेपर एंड हमेशा मैं टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाती हूँ। लाइक ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को जो होता है कि कभी यूनिट 1 पढ़ा दिया, फिर यूनिट 3 से कुछ उठा लिया, फिर यूनिट 8 से पिक कर लिया, देन यूनिट 10, सब पूरा का पूरा मैसी हो गया। नहीं, वो कुछ नहीं होगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट 1 एंड देन वी विल गो थ्रू यूनिट 10। पूरा फिनिश हुआ, टेस्ट हुए, पेपर्स हुए, लास्ट पूरा एक पेपर पूरे 10 यूनिट्स में से, ठीक है, विच आई विल टेक। ठीक है, देन वो हो गया आपका डाउट हो गया, बिटवीन मतलब 2 दिन का गैप रहेगा, डाउट हो गया नाउ ओके, आपने कह दिया ओके फाइन। ठीक है, बाकी तो छोटा मोटा डाउट स्टूडेंट्स का आ रहा है तो कोई इश्यू ही नहीं है। देन वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड पेपर। First paper will take some more time as compared to second paper. यूनिट दोनों में ही 10 है, ठीक है, लगभग, मतलब वैसे उसको सेक्शन में डिवाइड किया गया है, डिवीजन जो इसका सेक्शन वाइज है, एंड सेकेंड पेपर सेक्शन ए बी एंड सी, हाँ, बट लगभग आप देखेंगे तो मतलब सिमिलर है, 10 टॉपिक्स। ठीक है, तो पेपर 1 विल टेक सम मोर टाइम बिकॉज ऑफ उसके पीछे ये है इशू, क्योंकि
एक तो वर्ल्ड सोशियोलॉजी है, हम ज्यादा कुछ जानते ही नहीं है। देन वी आर गोइंग स्टार्ट, एक नया टॉपिक है। चलो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप तो बच्चे जानते हैं। सपोज दैट आपकी जगह पर भी यहाँ पर न्यू कमर बैठा होता जिससे कभी सोशियोलॉजी स्टडी नहीं किया, तो उसकी ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, टफ हो जाती है। जैसे आपके लिए तो मुझे इतना दिक्कत नहीं है जाएगी, तो वो चीज है। तो फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स है उनके लिए लाइक है ना, तो इस तरीके की चीजें हैं। तो वो एक होगा, तो मतलब वो लाइक मतलब अगर मैं आपको टाइम डिवीजन के अकॉर्डिंगली बताऊं तो 2.5 months विल टेक फर्स्ट पेपर फ्रेंच। एंड अगर बच्चे इतने मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से क्वालिफाई हैं और थोड़ा अंडरस्टैंडेबल हैं, तो मतलब मैं इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ कि वी कैन फिनिश अ सेकेंड पेपर बिटवीन 20 to 25 days। वो इतना इजी हो जाएगा। मतलब एक्चुअली फर्स्ट पेपर हमारा फिनिश, एक तरीके से आपका सोशियोलॉजी फिनिश, और उसमें भी थिंकर्स विल टेक मच मोर टाइम। some 1 month they will take, thinkers will take much more time। बाकी तो टॉपिक फिर वही है, एक टॉपिक शुरू हुआ तो आप वही अप्रॉक्स ले लो 2 to 3 days, और सम टॉपिक्स ऐसे भी है, कुछ तो ऐसे भी कि 1 to 2 days। ठीक है, ये सब मैं पूरा कैलकुलेशन बता दे रही हूँ, फर्स्ट क्लास में बहुत जरूरी है ना। तो एक तो ये चीज है, तो वही लगभग 3.5 और 4 months के अंदर आपका जो पूरा सिलेबस है सारी चीजों के साथ फिनिश हो जाएगा। बस ईश्वर सब ठीक ही रखे वरना कभी किसी की तबीयत खराब हो जाए, लाइक कुछ हो जाए, तो वो एक अलग मैटर है, वो तो इमरजेंसी की कंडीशन है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। और बस एक क्लास में बार बार बोलूँ, क्लास में ये हो सकता है कि कुछ बच्चों के एडमिशन हो रहा है, तो अभी हम 3 दिन क्लास कर रहे हैं, एक आध वीक के लिए या 2 वीक के लिए, बस में प्रीलिम्स तक या 20 तक, उसके बाद हमारी 5 डेज का। और अगर अभी लगा तो 5 डेज अभी से कर देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना। बिल्कुल हुआ तो हम कल से ही उसको जैसा होगा हम वैसा मैनेज कर लेंगे। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों? ठीक, चल तो देखिएगा इसमें जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, मैं आपको बताती हूँ, आपको भी पता ही होगा फर्स्ट टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट जो पेपर है हमारा, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। यस, fundamentals of sociology, as we can see the heading, fundamentals of sociology। नींव कैसे आई, उसका फाउंडेशन कैसे आया, सोशियोलॉजी आया कैसे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया कि हमें अभी तक लगता था कि सोशियोलॉजी को स्टडी करने की नीड ही नहीं, क्योंकि सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट द फैमिली, मैरिज, किनशिप एंड एक्सेट्रा, और उसके अलावा इसमें कुछ पढ़ने की नीड नहीं। लेकिन एज वी नो, अगर हम जस्ट ऐसे नहीं कि मतलब आई एम द फैकल्टी ऑफ सोशियोलॉजी एंड यू बोथ आर स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग। बट एक्चुअली ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो अगर आप देखते हैं कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो होल सोसाइटी के बारे में तो एक्सप्लेन करता ही है, देन उससे कनेक्टेड जो और भी एरा या सेक्टर्स हैं, आप देखिए ये उससे भी अपने आप को कनेक्ट करता है ना। जैसे कि कोई 2-3 एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स, लाइक कैसे कैसे, सोचो आराम से सोचो, कैसे, हाउ सोशियोलॉजी कनेक्ट्स विद अदर सेक्टर्स, लाइक अर्बनाइजेशन। वेरी गुड, शाबाश, लाइक अर्बनाइजेशन। अब समवेयर हमें लगता है कि अर्बनाइजेशन जैसा प्रोसेस मतलब या तो ज्योग्राफी का पार्ट हो सकता है, दिस इज जस्ट लाइक अ प्रोसेस, ठीक है। बट एक्चुअली अगर हम सोशियोलॉजी को ठीक से स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि अर्बनाइजेशन प्रोसेस के पीछे इंडियन सोसाइटी का प्रॉब्लम है, सोसाइटल इश्यू है। वेरी गुड, तुम क्या बोल रहे थे लक्षिता? एनवायरमेंट, बिल्कुल ठीक है। फिर हमें यही लगता है कि एनवायरमेंट या तो एनवायरमेंट पार्ट है या तो ज्योग्राफी का पार्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। उसके ऊपर सोशियोलॉजी का क्या लेना देना, मतलब सोशियोलॉजी को क्या लेना देना, एनवायरमेंट में कुछ भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग। आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कीजिए, आप पॉलिटिकल साइंस की बात कीजिए, आप फिलोसफी की बात कीजिए, इवन हिस्ट्री, हिस्ट्री इज द पास्ट सोशियोलॉजी एक तरीके से।
व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है बेटा? आज जो है वो कल की हिस्ट्री होगा, कल जो था मतलब कल जो हुआ वो कल की सोशियोलॉजी था, उस समय की प्रेजेंट सोशियोलॉजी था, और आज वो हिस्ट्री बन गया। बड़ी सीधी सी बात है। आज हम नेहरू जी को पढ़ते हैं तो वो हिस्ट्री है, कल 25-30 साल बाद बच्चे मोदी को पढ़ेंगे तो वो हिस्ट्री होगी। बड़ी सीधी सी बात है कि नहीं भाई? आज का निर्भया केस कल की हिस्ट्री होगी, और कल का रानी पद्मावती का जौहर जो था वो आज के लिए हमारे लिए हिस्ट्री है, बट कल के टाइम पे तो वो सोशियोलॉजी थी ना। तो वही चीज है, हिस्ट्री का तो बहुत ही मतलब जिसे हम बोलते हैं बहुत ही एकदम गहरा कनेक्शन है ना। फिर इसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, लाइक इकोनॉमिक्स, सेम थिंग। इकोनॉमी में जितने भी काम हो रहे हैं वो सोसाइटी के लिए हो रहे हैं। पक्की बात है। एक टैक्सेशन सिस्टम की भी अगर हम बात करें तो टैक्सेशन सिस्टम का क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर। आपके ऊपर अलग है, आपके ऊपर अलग है, मेरे ऊपर अलग है। जीएसटी का इम्पैक्ट आपके ऊपर अलग पड़ा और मुझ पर अलग पड़ा, कोविड का इम्पैक्ट आपके ऊपर अलग हुआ और मुझ पर अलग हुआ, तो वही बात है। तो उससे भी कनेक्टिविटी। तो सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अल्टीमेटली हम कितना भी आर्ग्यू कर लें पर हमें पता चलता है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अपने आप को हर सब्जेक्ट से, हर सेक्टर से अपने आप को कनेक्ट करता ही करता है। ठीक है ना? तो एक तो सबसे बड़ी बात यह कि हमें ये लगा कि अच्छा सोशियोलॉजी शुड बी अ सब्जेक्ट, सबसे पहले कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब आपको बिलीव नहीं हुआ कि इंडिया के अंदर तो ये और भी न्यू डिसिप्लिन है, और भी नया स्कूल है, और भी न्यू स्कूल है ये तो सोशियोलॉजी। मतलब 1920 के अराउंड आसपास माना गया बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं सोचा गया कि अच्छा सोशियोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। 1920 के आसपास आप देखो, 1920 वी आर टॉकिंग अबाउट 1920 ना, और आप देखो कि उसके पहले से हमारे यहाँ पर देयर वर सो मैनी सोसाइटल प्रॉब्लम्स इन दैट सोसाइटी। सती, पर्दा, आप देखिए है ना, विडो रिमैरिजेस नहीं हो सकते थे। यस, तो कितने सारे मतलब ऐसे थे, विमेन वर नॉट एजुकेटेड, है ना। तो मतलब कितने ऐसे प्रॉब्लम्स थे, बट कभी सोचा ही नहीं गया अच्छा इन चीजों पर भी तो स्टडी होनी चाहिए। अच्छा ये भी तो स्टडी का एक इशू है कि भाई क्यों नहीं, क्यों मतलब एक मैन रिमैरिज कर सकता है तो व्हाई नॉट विमेन? भाई विमेन अगर विडो हो जाती है तो उसकी गलती क्या है ना। तो ये कभी किसी ने सोचा नहीं। एक लेडी को सती क्यों होना चाहिए? वाई? अगर उसके पति की डेथ हुई है तो उसे सती क्यों होना चाहिए? उसे जिंदा जलकर क्यों मर जाना चाहिए पति की चिता? कभी किसी ने सोचा नहीं, बट सोचा तो एक बार ही राजा राम मोहन रॉय ने, है ना। एंड उन्होंने जब सोचा, जब उनकी भाभी, उनकी जो सिस्टर इन लॉ है, जब उनको सती करने की बारी आई, जब उनके ब्रदर की अपने डेथ हो गई तो उन्हें बहुत फील हुआ। ही फेल्ट दैट कि नहीं ये तो गलत है कि अगर मेरे ब्रदर की डेथ हो गई तो मेरी भाभी को जिंदा झोंका जाना चिता के अंदर। Then he raised his voice against सती, तब राजा राम मोहन रॉय, और देन उसके बाद he started a movement against सती प्रथा, सती सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके की चीज है। अंबेडकर आए, महादेव गोविंद रानडे आए, मतलब तब भी, लेकिन ये किसी के माइंड में नहीं था कि प्रॉपर एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि भाई जिसके अंदर एटलीस्ट हम उन चीजों को स्टडी करें और इराडिकेट करें या कुछ सॉल्यूशंस लें, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए क्या हो सकता है। किसी के माइंड में ये चीज नहीं थी। तो 1920 मतलब प्रॉपर तरीके से अगर आप बोलेंगे तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आप सोचो तब जाकर कई यूनिवर्सिटीज में, वो भी हर यूनिवर्सिटी में नहीं था सोशियोलॉजी, जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज थे वहां पर सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट मतलब जो अडॉप्ट किया गया। एंड देन फिर मतलब स्टूडेंट्स केम, फिर वो आए और उन्हें जैसे जैसे इंटरेस्ट हुआ फिर वो आए। एंड अभी तक मुझे लगता है ना वो इल्यूजन अभी तक मतलब स्टूडेंट्स के अंदर है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। अभी भी मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि मतलब अभी भी अगर आप देखना बात करोगे ना अपने फ्रेंड सर्कल में जो एस्पिरेंट्स हैं, अभी भी उनका माइंडसेट वही सोशियोलॉजी को पढ़ने की चीज थोड़ी ना है यार, सोशियोलॉजी को क्या पढ़ना। लेकिन फिर वही बात है, फिर जैसे उनसे पूछा जाए कि अच्छा चलो ठीक है, टेल मी व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, कोई पॉइंट ही नहीं उनके पास। कितना इजी लगता है। ट्रूली अगर हम इस सोसाइटी में किसी से पूछे ट्रूली व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, मैं बताऊं आपको, एक पर्सन, एक बंदा भी यहां पर सही तरीके से बता नहीं सकता कि वुमेन एम्पावरमेंट की। आप ये समझ लो, उनसे पूछा जाए पेट्रियार्की, लोगों को पता ही नहीं पेट्रियार्की भी होती है, पेट्रियार्की में है, ठीक है, दे आर फॉलोइंग पेट्रियार्की। फिर आप पूछो अच्छा व्हाट इज पेट्रियार्की, अच्छा गिव मी 3 सिम्टम्स ऑफ पेट्रियार्की, नहीं पता।
क्या है पेट्रियार्की? पेट्रियार्की में है, पेट्रियार्की फॉलो कर रहे हैं, घर में एग्जिस्ट कर रही है उनके पेट्रियार्की, बट दे डोंट नो व्हाट इज पेट्रियार्की। उनको नहीं पता व्हाट इज कम्युनलिज्म। बस उन्हें एक ही चीज पता है, हिंदू मुसलमान लड़ता और मरता है, बस एक ही चीज पता है इस कंट्री में। क्यों है? क्या रीजन क्या है? क्या कारण है अभी तक कि जो हमारे यहाँ पर कम्युनिज्म अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है 2024 में? बताइए। हाँ, तो ये आप लोगों से पूछे रीजनलिज्म क्या है? रीजनलिज्म में है, उसको फॉलो कर रहे उस कॉन्सेप्ट को, बट पता नहीं। तो मैंने वही बोला ना कि सबसे बड़ा इशू यही है कि अभी भी लोगों को नहीं पता कि क्या है सोशियोलॉजी। एंड इसीलिए मुझे लगता है बल्कि ये तो एक ऐसा स्ट्रीम होना चाहिए कि हर फील्ड में से मस्ट किया जाए, किया जा रहा है। हाँ, सेम प्रॉब्लम, बस 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 सब कुछ वैसे ही है। पता ही नहीं, आप पूछो ना बेटा कि कास्ट क्या है, अच्छा क्या सिम्टम्स है कास्ट के? कास्ट सिम्टम नहीं तो नहीं पता, बस हम गुजराती हैं, मराठी हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं। अरे भाई, तो हम क्यों उसको फॉलो करते हैं? भाई हम एंडोगेमी करते हैं, कुछ फूड प्रोहिबिशन है हमारे, कुछ ऐसे हैं, तो आप कुछ सिम्टम बताए ना। सिम्टम पता ही नहीं लोगों को। यहाँ पर क्या उन्हें लगता है कि पढ़ने की चीज ही नहीं है। क्यों फीमेल फेटिसाइड है? कुछ नहीं पता, बस ठीक है, लड़की बोझ होती है, दहेज देना पड़ता है, कोई पॉइंट ही नहीं है, लड़का लड़की दोनों बराबर है, क्यों फीमेल फेटिसाइड भाई? तो वही ना, मतलब माइंड में ना कोई थॉट ही नहीं है। एंड मैंने बोला ना कि अभी भी मतलब ऐसा है कि अब तो खैर ऐसे कई आईआईटीज आ रहे हैं, जैसे आईआईटी गुवाहाटी जो है उसने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया अपने लिए कि हम अपने हमारे बच्चे देखिए इंजीनियरिंग है, उन्होंने बोला सब यहाँ पर इंजीनियर्स है, कोई कंप्यूटर है, कोई मैकेनिकल है, कोई सिविल है, कोई इलेक्ट्रिक है, जो भी है। तो मतलब ना एक रिजिड पर्सनैलिटी उनकी डेवलप हो रही है, बड़ी रिजिड सी पर्सनैलिटी। मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, आप फील करके देखो, या कोई मैनेजमेंट कोर्सेज से है, आप ना उनसे ह्यूमन बीइंग के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में बात करोगे तो उनको कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन वही बात है कि जब हम लाइफ के अंदर आते हैं एक्चुअली, तो हमें सोशियोलॉजी बहुत काम की चीजें, मतलब बहुत काम आती है हमारे। तो आईआईटी गुवाहाटी ने फर्स्ट इनिशिएट किया कि हम अपने यहाँ पर कुछ लेक्चर्स बच्चों को सोशियोलॉजी के दिलवाएंगे सोसाइटी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो उनके स्टूडेंट्स है वो जिसे कहते हैं लाइक रोबोट, तो वो रोबोट बन के निकल रहे हैं, उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, ऐसा लग रहा है, कोई सेंस नहीं है, कोई मर्सी नहीं है उनके अंदर। इस तरीके की मतलब जो क्वालिटी एक मतलब हमें सस्टेन करने के लिए ये क्वालिटी बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग बेटा, हमारे अंदर वो इमोशंस भी होने चाहिए, वो फीलिंग भी होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। हम एक रिलेशन में है, सपोज दैट कल हमने मैरिज की, अब इसलिए डिवोर्स तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि लोगों को ह्यूमैनिटी के बारे में, रिलेशंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उनको तो एक ही चीज का ईगो पता है कि तुमने मुझसे कुछ बोला तो बस मुझे डिवोर्स चाहिए, तुमने कुछ बोला तो मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन लाइक वही अगर आप अपने मदर फादर को देखते हैं तो वो चीज आपको दिखाई नहीं देती है, मतलब क्या क्या कुछ नहीं टॉलरेट किया मदर ने और क्या क्या कुछ नहीं टॉलरेट किया फादर ने, लेकिन फिर भी वो मतलब दे आर स्टिल लिविंग टुगेदर एंड हैप्पीली दे आर लिविंग। और ऐसा नहीं कि उनके बीच में कभी कोई क्लैश नहीं हुआ, बड़े बड़ा झगड़ा भी हुआ होगा जिसमें आपको भी जाना पड़ गया होगा बीच में, बस पापा बस करो, मम्मी बस करो। ये उन्होंने ना कभी अलग होने के लिए नहीं सोचा, कभी मम्मी ने ये नहीं बोला मैं पापा को छोड़ दूंगी, या पापा ने ये नहीं बोला मैं मम्मी को छोड़ दूंगी। झगड़ा हुआ हो सकता है 4 दिन भी बात नहीं हुई, 10 दिन भी बात नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी दे आर स्टिल लिविंग मतलब टुगेदर, हाँ, और हैप्पीली। सबसे बड़ी बात ये है, तो ये चीज देखिए। लेकिन अब वही हम सोशियोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं, सोसाइटी में क्या बोल रहे हैं कि जो इंडियन सोसाइटी में डिवोर्स केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो व्हाई? फिर वही सोशियोलॉजी पूछता है क्यों? मतलब लोग मैरिज नहीं करना चाहते बट लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। आप देखिए ना भाई, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो फिर मैरिज भी तो कर लीजिए, बट वो ड्यूटी नहीं लेना चाहते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं बट मैरिज नहीं करना चाहते, क्यों? मैरिज के बाद एक जिम्मेदारी हो जाएगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। एक नया ट्रेंड है जो हमारे बीच में आया कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। तो आप देखिए सारे ट्रेंड्स जितने भी कंटेम्परेरी, जिसे हम कहते हैं जो कंटेम्परेरी सोसाइटी है, वो कितना बदल रही है। कंटेम्परेरी ट्रेंड्स आ रहे हैं जो सोसाइटी को बदल रहे हैं। और फाइनली जो सोसाइटी है वो कहां जाकर स्टॉप होगी? आफ्टर ग्लोबलाइजेशन वी कैन सी सो मेनी चेंजेस इन आवर सोसाइटी, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, एवरी कॉइन हैज अ टू फेसेस ऑब्वियसली। तो मतलब वही चीज है, वो भी हम देखें तो अगर बात करें तो वहां पर भी हम लोग देख रहे हैं। तो कहां पर जाएगी सोसाइटी? एंड ये पता करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले सोशियोलॉजी डिसिप्लिन को सेटअप करें। मुझे लगता है एक सब्जेक्ट के तौर पर सेटअप करें, एंड किसी भी फील्ड, किसी भी सेक्टर का एस्पिरेंट स्टूडेंट है, आई थिंक उसे सोशियोलॉजी जरूर पढ़ना चाहिए।
ताकि कम से कम जो बेसिक से कॉन्सेप्ट है सोसाइटी के वो एटलीस्ट एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीजें, तो वही यही इसमें पूरा टॉपिक वही रहेगा हमारा पेपर में, फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो क्या रहा बेसिक, क्या रहा इसमें देखिएगा जो यूनिट्स है वो 10 है, एज यू नो आपको अच्छी तरह पता है 10 यूनिट्स इसमें कवर होते हैं बेटा फर्स्ट पेपर में। एंड द फर्स्ट यूनिट इज दैट इज सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। अब सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, ठीक है, सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। द डिसिप्लिन। अब सोशियोलॉजी भाई एक डिसिप्लिन के तौर पर कैसे है, एक सब्जेक्ट के तौर पे, एक स्कूल के फॉर्मेट में जिसे माना गया कि अब पढ़ा जाएगा इसे, और अगर पढ़ा जाएगा तो हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या काउंट करेंगे। अगर हम एक डिसिप्लिन की, जैसे हमें पॉलिटिकल साइंस वी विल नो, वी नो वेरी वेल क्या पॉलिटिकल साइंस मतलब टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स, हाँ इकोनॉमिक्स, ओके ओके, तो टॉक अबाउट द मनी है ना, फाइनेंस हमें पता है, बजट, ठीक है ओके, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं दैट वी हैव टू स्टडी इन दैट टॉपिक। अब इसी तरीके से हर टॉपिक का देखिए अपना क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर है, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक आपका साइंस साइड के सब्जेक्ट ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जियोलॉजी, जो भी है आप देखिए सबका क्राइटेरिया फिक्स है। फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं आता, केमिस्ट्री बायोलॉजी में नहीं आता। अब इशू सबसे बड़ा यही आया यहाँ पर कि अगर सोशियोलॉजी को हम एक डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट, एक क्लासिकल एक सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो क्या इसमें होना चाहिए, उसमें से क्या हटना चाहिए, क्योंकि फिर वही बात आती है ऑल अबाउट द सोसाइटी। हम जो भी बात करते हैं सब सोसाइटी का एक पार्ट है, तो क्या उन सारी चीजों को, उन जितने भी मैनी थिंग्स, जितने भी आइटम्स है, क्या उन सबको सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन में आना चाहिए, और आए तो फिर इतना वास्ट सब्जेक्ट कैसे होगा, इतना बड़ा डिसिप्लिन भला कोई कैसे बनेगा, और कैसे पढ़ा जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा, ये भी एक बड़ा इशू था। तो फिर खैर जब तक कि माइंड में नहीं था, अगर हम बात करें 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी, तो किसी के माइंड में नहीं था कि भाई ठीक है कि सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन हो सकता है, तो कहीं इसको पॉलिटिकल साइंस के साथ पढ़ लिया जाता था, ठीक है, कहीं इसको जैसे कि किंग होता था उसकी किंगडम होती थी, तो किंग की जो चीजें होता था मतलब होती थी उसको क्लियर कर दिया करता था गवर्नमेंट जो अपने हिसाब से, बट ये कभी नहीं था कि प्रॉपर, जैसे आज हम बोलते हैं कि हाँ सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है तो उसके अंदर इस तरीके के रूल्स आते हैं, रेगुलेशन आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ठीक है, तो बात आई, अब बात हुई कैसे, लेकिन इशू ये भी तो है कि अगर सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन, जो बोले तो डिसिप्लिन अगर है या आया, तो उसके पीछे ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस रहे, क्या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ कि जिसके कारण से सोशियोलॉजी को लाना पड़ा। जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस पहले मर्ज था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी, वो भी एकदम न्यू डिसिप्लिन है जो बिल्कुल 19th सेंचुरी के एंड में या 20th सेंचुरी की आप बोले कि शुरू में बिल्कुल आया, यही और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था। तो माना जाता था कि पॉलिटिकल साइंस के साथ ही है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं होता, जो राजा कर दे, जो सरकार कर दे, बस सब वही चीज। बट आज आप देखते हैं कि गुड गवर्नेंस का कितना बड़ा रोल है। कल ही रोज सेरेमनी हुई है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो तीसरी बार बने नरेंद्र मोदी जी, बार बार अगेन एंड अगेन वो बात किसकी कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की। इस बार हम गुड गवर्नेंस का ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे कि इंडिया भी सालों तक याद रखेगा। अब वो तो चलो लेट्स सी देखते हैं, पर मैं एक बात बता रही हूँ, तो आज गुड गवर्नेंस की बात हो रही है बच्चों, है ना, वही बात है, आज ट्रांसपेरेंसी की बात हो, पर कल तक ऐसी कोई बात नहीं थी। कल तक लगता था नहीं ठीक है, किंग होता, उसकी किंगडम होती, वो फैसला सुनाता और बात खत्म हो जाती है, या सरकार है वो अपने फैसला सुनाती है, लोगों पर, जनता पर अपने फैसलों को थोपती है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब लगता है कि नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिकल साइंस एक अलग स्ट्रीम है, एक अलग सब्जेक्ट है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एकदम एक डिफरेंट स्ट्रीम है। एंड ऑब्वियसली बिल्कुल आज देख लीजिए, तो बस वही बात है कि सोशियोलॉजी भी एज ए सब्जेक्ट कैसे आई, कोई आइडिया बच्चों,
कहीं आपने पढ़ा हो, आप तो इतना मास्टर माइंडली सब चीजें पढ़ रहे हो क्योंकि, तो कहीं कोई आइडिया बेटा कैसे आया कैसे नहीं आया? हाँ, लोगों में अवेयरनेस बढ़नी स्टार्ट हुई, ठीक है लक्षिता, ये तो बात पक्की है। हाँ जैसे पहले लोगों के ऊपर हाँ अत्याचार होता था, हाँ 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 ठीक है, एक्सप्लॉइट होते थे, तो हाँ मतलब पता नहीं होता था, बट लाइक विद टाइम जब लोगों का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा तो उनको ये चीज समझ में आई। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी गुड, कि बिल्कुल सही बोला कि जैसे कि लक्षिता ने बोला कि भाई सोशलॉजी कैसे आया, तो इसमें बताया कि भाई इसे कि मैम पहले लोगों को नहीं पता था, तो लाइक एट्रोसिटी थी, अत्याचार था, या उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, है ना। तो धीरे धीरे तुमने जो एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला, दैट इज अवेयरनेस, एक बहुत अच्छी बात तुमने यहाँ पर हमें बताई, और जो तुमने बात की है वो बात की है अवेयरनेस, एग्जैक्टली अवेयरनेस। पहले अवेयरनेस नहीं थी, मतलब लाइक जैसे वही बात है ना कि लाइक इंडिया में भी, लाइक इंडियन सोसाइटी में, मतलब 4 वॉल्स, लाइक एक वुमेन के लिए 4 वॉल्स है, बट ना उसके माइंड में थॉट नहीं था कि मेरे लिए ये 4 दीवारें ही क्यों, मैं इस 4 वॉल्स के अंदर ही क्यों, है ना। या मान लीजिए उसकी चाइल्ड मैरिज है, तो कभी किसी ने ये क्वेश्चन अराइज नहीं किया क्यों चाइल्ड मैरिज, सबको लगता था ओके, मतलब बच्चे तो बच्चे ही थे खैर, पर ना कभी मदर को लगा, ना फादर को लगा, ना सोसाइटी को लगा, ना आसपास के लोगों को लगा कि क्यों 10 साल की बच्ची की शादी कर दी जा रही है 9 साल के बच्चे की, और क्यों 14 साल में वो 3 बच्चों की मां बन जा रही है। किसी के माइंड में नहीं था, सती वही सती से माइंड में नहीं था, क्यों, मतलब सबको लगता था, लेडी को भी लगता था हाँ मुझे जलकर मर जाना चाहिए, तो मेरा पति मर गया, अब मेरे लिए इस लाइफ में सब कुछ खत्म, नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड फॉर मी, ठीक तो है ही है, सही बात तो है, जब पति ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी जी के, तो ठीक तो है मुझे जलकर मर जाना चाहिए। आज देखिए हमारे अंदर वो अवेयरनेस है, आज वो लॉजिक है हमारे अंदर कि अगर हम किसी, मान लो सपोज मैंने बोला लक्ष्य खबर तुम इस क्लास में हंसी, तुम्हें पूछे क्यों है, जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल, तो आज तुम मुझसे वो क्वेश्चन करोगी, क्लास क्वेश्चन, क्यों मैम, मैं क्यों नहीं, बात समझ लेना। कल तक यही बात सदियों तक थोपी गई एक वुमेन के ऊपर, और कभी किसी ने उसको अपोज नहीं किया, बल्कि लेडीज ने उन चीजों को एक्सेप्ट किया। एंड आज भी बिलीव मी, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब एजुकेट नहीं है, अवेयर नहीं है, जिनका मान लेते कि मेंटल लेवल अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, हाँ आप मैं तो इतना मतलब क्योंकि बेटा पढ़ाती हूँ, जाती आती हूँ, तो लोगों का माइंडसेट अभी भी वही है, मतलब एक लेडी खुद कहती है कि हाँ, मतलब जैसे सम टाइम आई मेट्रो में भी सफर करती हूँ, कई बार ऐसी चीजें हुई, लड़कियां हैं कुछ ऐसी शॉर्ट ड्रेसेस पहनी है, तो ना कुछ लेडीज उनके उतरने के बाद या जाने के बाद कमेंट्स पास करती हैं, तो मुझे खुद को लगता है क्यों भाई, कपड़े पहनना ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस, हाँ ठीक है, इन दिस सोसाइटी डेफिनेटली मैं भी इस बात को मानती हूँ, आई एग्री विद इट, कि हाँ कम से कम भाई हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है ऐसी होनी चाहिए कि जो किसी को भी खराब ना लगे और हमें भी ना लगे, तो कम से कम, लेकिन फिर ठीक है कुछ लोगों का परसेप्शन वहां भी अपना है, कुछ हाँ बस मेरा मानना यही है, मेरा भी क्या ठीक है कि पर्टिकुलर जो प्लेसेस है एटलीस्ट, बाकी बिल्कुल ठीक है आपकी लाइफ, हाँ बट एक हम जब पब्लिक लाइफ में है, कोचिंग में है, क्लासेस में है, मेट्रो में है, रेलवे में है, तो एटलीस्ट मतलब हमें वो, लेकिन ठीक है कुछ गर्ल्स उसमें भी डिबेट करती हैं और वो कहती हैं कि नहीं ठीक है ये हमारी पर्सनल चॉइस, बड़ी सीधी सी बातें होने लगता है। या जब कभी हम ये बोलते हैं कि मतलब अभी तक सबको लगता है और अभी भी लगता है कुछ लोगों को कि रेप जब भी होता है, एक रेप अकर होता है, तो उसके पीछे एक लड़की ही रीजन होती है, वो ही पूरी तरीके से जिम्मेदार होती है अपने साथ होने वाली उस एक्सीडेंट के लिए या उस इंसिडेंट के लिए, क्योंकि गलती भी तो उसी की थी, रात को क्यों निकल रही थी, क्यों कि नहीं जाना चाहिए, तो आज भी इस बात को माना जाता है, देखिए हमारी सोसाइटी में अभी भी, लेकिन अब वही बात है कि अब वो बात उठकर आ रही है ना, क्योंकि हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग कि नहीं भाई अगर ऐसा ही होता तो फिर घर के 4 वॉल्स के अंदर रेप कैसे हो जाते हैं, एग्जैक्टली 8 मंथ्स ओल्ड वो बच्ची भला किसको अट्रैक्ट करती है, क्या फिजिकल अपीयरेंस देती है अपना बताइए, चलिए ठीक है बड़ी लड़की है, फिजिकल अपीयरेंस है भाई, शॉर्ट ड्रेसेस पहनी है, मेकअप है, बहुत हंस रही थी, सुनसान जगह से थी, चलो ठीक है बहाना बन गया, लेकिन सही बात है घर के अंदर पढ़ने वाली 8 महीने की, 2 साल की, 1.5 साल की, 7 साल की, 6 साल की बच्ची, इनका क्या फिजिकल अपीयरेंस है भाई, ये किनको अट्रैक्ट कर रही है सेक्सुअली अपनी ओर, बताइए,
और फिर वही बात, वहां से लेकर फिर आप आगे बढ़ते जाइए। कोई एज लिमिट नहीं, देयर इज नो एज लिमिट। हाँ, कोई भी, देयर इज नो एनी एज लिमिट फॉर द अकरेंस ऑफ रेप। कुछ भी नहीं है बेटा उसके पीछे। आप सारी बातें बकवास है, रात और दिन। और मैं तो ये मानती, चलिए तो बाहर की बात हो गई ना, चलो ठीक है, मैं घर से बाहर निकल रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, बट मैं तो ये कह रही हूँ कि लेडी तो सबसे ज्यादा अनसेफ अपने घर के अंदर है। मोस्ट ऑफ द रेप केसेस are occurred in household, हाँ, between family member, by the family members, और जिसमें बिल्कुल सगे ब्लड रिलेशन टाइप होते हैं, मतलब चाचा भतीजी, मामा भांजी, कजिन एंड सिस्टर। आप ये सोच लो, तो फिर वहां पर हम क्या बोलेंगे बताइए अब इस चीज में। तो वही है ना कि अब नाउ हमने उसको रीड करना, स्टडी करना, टीच करना शुरू किया कि जी नहीं, ये रीजंस नहीं है, रीजंस कुछ और है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉब्लम लोग के मेंटल लेवल में है ना, प्रॉब्लम लोगों की उस सोच में है, उस कनिंग सोच में है, मेंटालिटी में है, जिन्हें लगता है कि लड़की या एक लेडी पैर की जूती होती है और जो मन चाहे जैसे मन चाहे उसके ऊपर उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, क्योंकि यही पैट्रियार्की और यही सिखाई जाती है, यही रिजिड पैट्रियार्की हमें सिखाई जाती है। तो इस तरीके की जो चीजें थी, तो लगभग ऐसी ही चीजें कहां पर रही, यूरोप में भी रही। यूरोप को आप बिल्कुल सिमिलरली मान लो इंडियन सोसाइटी, ठीक है, बस वो सेंचुरी चेंज कर दो आप, ठीक है, वहां पर 17th 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंडिया के अंदर वो चीज आप देखते हैं कि हाँ, लास्ट 19 या जो थोड़ा सा हाँ लेट 19th सेंचुरी में चीजें शुरू होती है ना, बस ये है हमारे यहाँ पर। तो बस आप इतना है कि 200-250 सालों का अंतर कर दो, बाकी चीजें सेम थी बेटा, यूरोप में भी और यहाँ पर भी। और दैट्स व्हाई जब सोशियोलॉजी आता है तो बताते हैं कि उसके पहले रिनाइसेंस एंड जो एनलाइटनमेंट का एरा है, हाँ, वो वहां पर आता है। तो एनलाइटनमेंट क्या था भाई, कि मतलब जब हम नए नए थॉट्स को लेकर आ रहे हैं, जब हम एक नई तरीके की जो मॉडर्निटी है, हम उसे अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम उसे अडॉप्ट करने की बात क्यों कर रहे हैं, हम क्यों मॉडर्निटी लाने की बात कर रहे हैं, क्यों हमारे यहाँ पर भी राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंदराव नायडू, ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, अंबेडकर, गांधी, सब नाम ले लो, क्यों है हमारे यहाँ पर भी मॉडर्निटी, क्योंकि हमने माना, वी एक्सेप्टेड क्या ये चीजें कहीं ना कहीं रॉन्ग हैं और सोसाइटी से इन चीजों को इराडिकेट होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। बस वही चीज कहां पर थी, यूरोप में थी। अच्छा, यूरोप और इंडिया में अगर वैसे भी, चलो अभी हम कंपैरिजन का पॉइंट हटा भी दें, तो यूरोप में वैसे भी अगर आपने काफी कुछ पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, आपको सब पढ़े हुए स्टूडेंट्स है तो आपको पता है कि जैसे यूरोप में वैसे भी जो क्रिश्चियनिटी है, मतलब वो काफी रिजिड रही है, चर्चेस के रोम अराउंड रही है। आपने देखा होगा जैसे इंडिया में वो चीज नहीं रही है कि मंदिर या मस्जिद, टेम्पल, मॉस्क के आसपास कहीं कोई हमारी पॉलिटिक्स या वैसे रही है, या जो डिसीजन है वो ऐसे रहे। फिर यूरोप में अगर आपने हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा वहां पर कि यूरोप के अंदर भी हाँ, जो क्रिश्चियनिटी मतलब जो वहां पर थी, मतलब जो उनके अपने चर्चेस है, तो मतलब वहां पर फादर का जो कहना वो जनता को मानना, पब्लिक को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो ना लोग उस चीज से भी फेड अप हो चुके थे, लोग उस चीज से भी थक चुके थे कि ये क्या बात होती है। चर्च मतलब एक रिलीजन को एक मतलब जिसे हम कहते हैं कि एक वो पीसफुल प्लेस है कि देखिए रिलीजन हम सब के लिए बहुत ही पर्सनल, एक मुझे लगता है कि एक एंटाइटी हम सबका एक पर्सनल, हम लोग का सबका एक स्पेस है ना। मतलब हो सकता है कि मैं हिंदू हूं बट मैं मॉस्क जाती हूँ, हो सकता है मैं क्रिश्चियन हूं बट मैं गुरुद्वारा जाती हूँ, ये चीज है। तो हम सबका एक बड़ा ही पर्सनल स्पेस है जो आर्टिकल 25 to 28 में हमें बताएगी। ऐसा ही कुछ यूरोप के लोग भी फील करते थे कि लेकिन उसके लिए चर्च की जबरदस्ती हमसे उन चीजों को करवा नहीं सकता। दूसरा क्या था कि वहां पर बहुत सारे वही बैड ट्रेडिशंस, वही सारी चीजें जो वहां पर चल रही थी, उस बात से भी ना जो लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तीसरी चीज, दे वांटेड द इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेसिकली उन्हें ऐसा लगता था कि जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक मॉडर्निटी नहीं होगी, मॉडर्निटी नहीं होगी तो सोशल चेंज नहीं होगा, सोशल चेंज नहीं होगा तो यूरोप में न्यू एरा कैसे आएगा। तो वो एक चीज है, मतलब एक चैन है पूरी की पूरी जो उन्होंने शुरू की, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। एंड एनलाइटनमेंट का बड़ा सिंपल मीनिंग होता है अवेयरनेस, द पावर ऑफ थिंकिंग, द पावर ऑफ थॉट प्रोसेस। तो जब हम लोग अपने थॉट प्रोसेस को चलाना शुरू करते हैं, जब हम अपनी थिंकिंग जो प्रोसेस है हमारा
सोचना, चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो वहीं से एनलाइटनमेंट आना शुरू हो जाता है, स्टार्ट होता है। जहां से इंडिया में राजा राम मोहन रॉय ने सोचा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोचा, तो देख लीजिए इंडिया में भी हम उसको एनलाइटनमेंट कहना पड़ता है, रिनाइसेंस बोलते हैं एक तरीके का, कि लोग जागे, उठे, समझे, लॉजिक लाए, फैक्ट्स लाए, और अब बातें फैक्ट्स के बेस पे होती है। जैसे आज के टाइम पे भी आज अगर बोला जाए कि भाई क्या लड़की को मैरिज करनी ही चाहिए, तो आज बहुत से लोग हैं जो उस पर खुलकर डिबेट करें, कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक लड़की है तो उसको मैरिज होनी ही चाहिए उसकी, ये कोई जरूरी नहीं है, वो भी अनमैरिड रह सकती है, जस्ट लाइक वैदिक पीरियड, एंड दे वर कॉल्ड द अमाजूस, उन्हें अमाजू कहते थे। तो कोई बात नहीं अगर लड़की, लेकिन फिर वही बात है ना कि अभी भी हमारे यहाँ पर उस तरीके का एनलाइटनमेंट नहीं हुआ है, अभी भी लोग उसको कैरेक्टरलेसनेस के साथ जोड़ कर देते हैं। मतलब मैरिज इज मस्ट, कम से कम गर्ल्स के लिए, एक मैन ने नहीं किया, एक बॉय ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, परफेक्ट मैच मेकर नहीं मिला, बट लड़की के लिए परफेक्ट मैच मेकर है नहीं, बट उसे शादी कर लेनी चाहिए, वो भी एक करेक्ट एज में, और उसकी करेक्ट एज आज भी जो सोसाइटी बताती है 22 से 24-25, मतलब हमारी सोसाइटी से बड़ी अच्छी नजरों से देखती है जो लड़की 22 से 24 साल में आज भी शादी कर लेती है, और उसे बहुत अजीबोगरीब ऑकवर्ड व्यू से देती है, उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। हाँ, जो 28, 29, 30 की होगी और 30 से ऊपर होगी तो फिर तो कुछ नहीं लगता, उस लड़की का निकलना ही मुश्किल कर देगी सोसाइटी, उसके आसपास के लोग नाते रिश्तेदार। तो ये चीज है। तो हमारे यहाँ तो ना अभी भी ट्रूली एनलाइटमेंट नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो एनलाइटनमेंट है ना, वो सिर्फ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें देने की कोशिश की, पर जब तक वो मेंटालिटी से नहीं आएगा तब तक वो चीज हमें समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि बेसिकली कि जो मॉडर्निटी है, जो सोशल चेंज है यूरोप में, वो कैसे हुआ, और जब हुआ तो उसी के बाद क्या हुआ, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। जब ये सारे चेंजेस आ गए, जब हम किसी बात पर बात करना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, तो वहां से वो एक डिसिप्लिन बन जाता है। अब तक एनवायरमेंट भी कोई नहीं सोचता था, नहीं चलो इसके बारे में क्या बात करनी, पेड़ पौधों के बारे में भला कौन बात करता है, एटमॉस्फेयर के बारे में भला कौन बात करता है, हाँ, और जानवरों के बारे में भला कौन बात करता है। लेकिन आज हम एक स्पैरो बर्ड तक के ऊपर बात करते हैं, आज हम एलिफेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, आज हम टाइगर्स के ऊपर बात कर रहे हैं ना बेटा। सोचा था हमने कभी आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा होगा हम एनवायरमेंट, सूरज चांद तारे इनके ऊपर क्या बात करनी है, सही तो बात ही है, तब लोगों को पता नहीं था ना कि ये भी चीजें कोलैप्स हो सकती है। आज हम फील कर रहे हैं इस चीज को कि नहीं, एटमॉस्फेयर भी खत्म हो सकता है यार, वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड क्लीन एनवायरमेंट। तो आज हम बात करें कूड़ा नहीं फेंकना है, ऐसे नहीं फेंकना, पॉलिथीन का यूज नहीं करना, इसका नहीं करना, बट आज से 20 साल पहले, 25-30 साल पहले भी किसी को इसके बारे में होश भी नहीं था। 90s से जाकर इस बात की बात होनी शुरू हुई जब अर्थ समिट्स के बाद बात आई कि हाँ भाई ये चीजें होनी चाहिए। तो आप देखिएगा तो भाई एक डिसिप्लिन जब भी आता है उसके पीछे हमेशा थॉट प्रोसेस काम करता है, और जब बहुत सारे लोग उसके ऊपर बातचीत करना, अपना एक्शन, अपना रिएक्शन, अपना जो थॉट प्रोसेस है वो रखना शुरू करते हैं, और जब धीरे धीरे उसके इश्यूज सामने आते हैं तब वो एक डिसिप्लिन बनता है। लेकिन उस थॉट प्रोसेस के पीछे बहुत सारी चीजें काम करती है, जैसे कि यूरोप के अंदर काम किया किसने, वहां के ट्रेडिशंस, वहां के रिचुअल्स, ठीक है ना, वहां पर वही सारी चीजें जो चलती आ रही थी एक टाइम पीरियड के साथ, लोग उस चीज को चेंज कर देना चाहते थे, और लोगों को लगता था कि अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो वो ट्रूली डेवलपमेंट हमको इसी तरीके से अचीव हो सकता है, और बराबर इसीलिए उसके साथ साथ उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की। तो एक्चुअली अगर देखा जाए समवेयर, तो हम मॉडर्निटी को यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़कर देख सकते हैं। हम मॉडर्निटी को इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ पूरी तरीके से जोड़कर देख सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता तो शायद मॉडर्निटी भी वहां पर नहीं आती। एंड ऑब्वियसली कि हिस्ट्री गवा रही है, इंडिया के अंदर भी मॉडर्निटी आती है व्हेन वी स्टार्टेड आवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1948, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1956। और वहां से हम बोलते हैं कि मॉडर्न इंडिया में हम जो है अपना स्टेप आगे बढ़ाते हैं। नेहरू जी कॉल्ड those all industries that these are the temples of modern India. नेहरू said this। तो नेहरू जी ने खुद बोला कि ये जितना भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज है, CPSUs है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ये सारे के सारे मॉडर्न इंडिया में एंटर करने के टेम्पल्स है। लाइक
तो अब आप देख लीजिए, यहीं से आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो ये चीज हुई। तो उसी तरीके के जो सोशल चेंजेस है वहां पर हुआ। आपको कुछ आइडिया कौन कौन से सोशल चेंजेस कहीं आपने पढ़ा, कहीं आपने पढ़ा क्या क्या सोशल चेंजेस, सोचो। और चेंजेस में तो सबसे बड़ा चेंज हाँ। फैमिली में आया था सोसाइटी में, जब ये मॉडर्निटी आई थी। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया तो कैपिटलिस्ट क्लास और जो हाँ हाँ यस उसको आया। हाँ यस। और बाकी चीजें और इन्वायरमेंट सॉरी। चेंज था। हाँ हाँ हाँ। विमेन ने अपने राइट्स, हम सोशल स्टैटिस्टिक्स। हाँ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन था वहां पर भी। आपने बिल्कुल सही बोला। आपको पता है एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, याद है? हाँ विकास, सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ था, नहीं थोड़ा सा। अच्छा नहीं, तुम इंडिया इंडिया में बता रहे हो। हाँ अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप। हाँ नहीं वो तो तुम ठीक कह रहे हो, 1991 में इंडिया में आया था। हम लोग वहीं से अपने यहाँ पर तो मॉडर्निटी प्रॉपर तरीके से ग्लोबलाइजेशन की बात ही बोलते हैं, वो तो तुम ठीक बोल रहे हो, है ना। तो जैसे कि उसने बताया कि जैसे यूरोप में अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होगा वहां पर भी स्ट्रैटिफिकेशन। यस यस यस। तो लुइस जो थे, लुइस 16 एग्जैक्टली, अब थोड़ा थोड़ा याद आना शुरू हो रहा है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फिर उसके बाद किंग बहुत रिजिड था, लोगों को उनके राइट नहीं देता था, एक स्ट्रैटिफिकेशन था, वही हमारे तरह जैसे जिसे हम कहते हैं हमारे वर्ण सिस्टम था, लाइक तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वहां पर कोई खास सिस्टम तो नहीं था, बट स्टेटस स्ट्रैटिफिकेशन बहुत जबरदस्त था वहां पर, है ना। 3 लेयर्स थे वहां पर। और फिर वही बात है कि आखिरकार अल्टीमेटली कब तक लोग एट्रोसिटी बर्दाश्त करेंगे, और वही चीज हुई कि वहां पर भी एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, और उसको अभी हम लोग सब पढ़ेंगे, उसके बारे में लिखेंगे भी। अभी तो मैं ओरिएंटेशन क्लास में समराइज में सब बता रही हूँ, प्रॉपर तो फिर जो भी होगा कल ही होगा, तो लिखवाना वगैरह। तो वो फिर वही वहां से हमने क्या बोला कि वो फिर होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है ना। फिर विमेन भी आगे आते, देखिए हर रिवॉल्यूशन में विमेन का रोल भी रहा है। हाँ ऑलवेज याद रखिएगा इस चीज को बच्चों, कि विमेन का रोल हमेशा रहा है, क्योंकि देखिए एक्चुअली हम भी ये मानते हैं कि फ्रीडम तभी मानी जाएगी, एनलाइटनमेंट तभी माना जाएगा कि जब विमेन हाँ फील फ्री वाली फीलिंग होगी उनके अंदर, कि अगर विमेन किसी सोसाइटी में सप्रेस्ड है ना, मान लेते डिप्राइव्ड है, तो फिर मतलब वो सोसाइटी सही तरीके की मॉडर्न सोसाइटी थोड़ी ना। जैसे कि हम लोग इंडिया में बोल देते हैं मॉडर्न सोसाइटी, कहाँ है हमारी सोसाइटी बच्चों मॉडर्न, कहाँ है उस तरीके की चीजें अभी भी हमारे यहाँ पर विमेन को, कहाँ उस तरीके के। हाँ हाँ, और अर्बन में भी कहाँ लक्षिता, अर्बन में भी तो तुम देखोगे तो दिल्ली मुंबई जहाँ पर एजुकेटेड वेल एजुकेटेड वुमेन है, और तब भी जो एक रिजिड पैट्रियार्की है वो उनके पीछे काम कर रही है। हाँ women empowerment is more in rural than urban areas, because urban women are working more than like rural women are working more than अर्बन हाँ वुमेन, बिल्कुल 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 सही बात है। तो वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाई अभी भी लेकिन उस चीज को काउंट तो नहीं किया जाता ना, लाइक इन जीडीपी, तो वो काउंटेबल नहीं है ना, तो उन लोगों के लिए उस बैकग्राउंड में, और ना ही गवर्नमेंट के लिए। वो बात तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है कि मोर देन वर्किंग, तो मतलब खेतों पे अगर हम बात करें, फील्ड्स पे विमेन काम करती ही करती है, हाउस होल्ड वर्क भी करती है और फील्ड पे भी काम करती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी काउंटिंग का ही नहीं, तो ये कोई मॉडर्निटी थोड़ी ना हुई सही तरीके की। और फिर उसके बाद चलिए ठीक है, अगर हम अर्बन एरिया में बात करें वर्किंग विमेन आर देयर, ठीक है, तो उसके बाद अब देखिए लो वेजेस है भाई, इक्वल पे नहीं है, इक्वल रेम्यूनरेशन नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। आप देखो सबसे बड़ा इश्यू है, जो लड़की जो मतलब एक लड़की फेस करती ही करती है, ट्राई तो किया ही जाएगा, हेरेस करने का ट्राई तो किया ही जाएगा। बहुत कम ऐसे फील्ड होंगे लाइक इन आर कोचिंग फील्ड, यहाँ पर कोई हेरेसमेंट नहीं है ट्रूली मतलब जो मैंने अभी तक मतलब 14 ईयर्स हो गया मुझे, 15 ईयर्स इस फील्ड में, बट आई नेवर फेस्ड, मतलब कभी हुआ क्या, कभी इमेजिन भी नहीं हुआ कि कभी नहीं किसी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की। तो मतलब ये ठीक है, मुझे लगता है शायद इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर बहुत ही वेल एजुकेटेड लोग हैं, शायद उसके पीछे रीजन यही है। मतलब वही बात है, लेकिन आप देखिए एट पार एजुकेशन लोगों के पास तब जाकर, अदरवाइज तो मैं खुद सुनती हूँ कई कलीग से ये है वो है कि मतलब इस तरीके के हरासमेंट का एफर्ट किया गया,
तो बड़ा स्ट्रेंज लगता है क्योंकि हमने कभी उस चीज को फेस नहीं किया, बट आई नो इट कि ये प्रॉब्लम है, सेक्सुअल हरासमेंट है, इस तरीके की लीडरशिप क्वालिटी कभी नहीं मिलेगी एक वुमेन, लीडरशिप कभी नहीं मिलेगी उसको, कभी भी। आप कितनी मुझसे बहस करना, बड़ी से बड़ी कंपनी है, बोथ आर एलिजिबल मैन एंड वुमेन, पर फिर भी जो लीडरशिप होगी, जो सीईओ होगा, बड़ा डेजिग्नेशन होगा, वो हमेशा एक मैन को ही जाएगा। आप देख लीजिएगा। तो ये चीजें अभी भी हम भी तो मतलब अर्बन एरिया में है, बट हम लोग भी तो ये सारी चीजें फेस कर ही रहे ना, वही बात आ गई। तो इसीलिए विमेन का वहां भी अपनी जो डिमांड थी कि हमें भी लिबर्टी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, वर्क की लिबर्टी चाहिए अपनी लाइफ को जीने की, तो वो लिबर्टी। और इस तरीके से जब ये सारे इशू, और जब वही लुई 16 के अपोज में जब पूरी एक पब्लिक हो गई, तो कहीं ना कहीं वहां से एक इशू उठा कि मतलब आखिरकार पब्लिक क्या चाहती है, और वो जो चाहती है उसे पूरा करना, दैट इज सोसाइटी, कि हम क्या चाहते हैं सोसाइटी में। ठीक है, आज देखिए वही गवर्नमेंट विन कर रही है, आप देखिए हो रही है, या रूलिंग गवर्नमेंट में आ रही है जो पब्लिक को ठीक से समझ पा रही है, उनके इश्यूज को समझ पा रही है। बड़ी छोटी सी और एक मजाक की बात है कि मिस्टर राहुल गांधी ने जैसे बोला कि 1 लाख रुपए, तो कितना प्रोटेस्ट हो रहा है कि नहीं हमें 1 लाख रुपए चाहिए भाई। तो वही बात है ना कि अभी भी हमारी कंट्री में वही सारी चीजें हैं कि आपने बोला है तो भाई वो चीज पूरी होनी चाहिए। तो आज गवर्नमेंट वही है जो सोसाइटी को ठीक से समझ सके, है ना। और इसीलिए अब देखिए विमेन ने भी बोला कि भाई हमें ऐसा कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए। हम 1 लाख रुपए लेकर क्या करेंगे बताइए। भाई मुझे कोई गवर्नमेंट 3,000 रुपए दे रही, मैं क्या करूंगी। इससे बेटर मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ कि इस दिल्ली के अंदर मैं जगह जगह घूमकर काम कर सकूं, जैसे मैं कर रही हूँ। मुझे वो कन्वेंस प्रोवाइड कराओ भाई, जिससे कि मैं इधर उधर काम कर सकूं, मेरे वो ज्यादा कन्वीनियंट है। और उसके दम पर मैं 50,000 कमा सकती हूँ, तो मुझे आपका 3,000 रुपए क्यों चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है। तो मुझे सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। तो इसीलिए वही चीज हुई कहां पर, सबसे पहले फ्रांस में, यूरोप में फ्रांस। मतलब जो मॉडर्निटी आती है उसके लिए जो एक कंट्री का नाम आता है वो आता है फ्रांस, और उसके बाद वो जो फ्रांस की मॉडर्निटी है पूरे यूरोप में जाकर स्प्रेड होती है। और जब वो स्प्रेड होती है तो बस फिर वही सारी चीजें हैं, और इस तरीके से फिर मॉडर्निटी आती है। लेकिन अभी तो ये टॉपिक शुरू हुआ है, अभी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, अभी तो मतलब प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर हमारा डिस्कशन शुरू होगा। तो इसको हम लोग कल करेंगे। आज के लिए मेरी क्लास 2:30 बजे तक की थी, क्योंकि एक्चुअली ना, चलो ठीक है, मैं आपको माइक बंद करने के बाद वो बात बताऊंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आप बता